अरे मैं स्टार्ट करें। ओके तो आज हमारा जो सेशन है वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और एक करंट टॉपिक है जिसमें हम सेशन कर रहे हैं, वो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है? ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। पैराडाइम किसे कहते हैं? जिसमें कुछ फंडामेंटल्स और डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब हम उन प्रिंसिपल्स को कंबाइन इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उस पैराडाइम को बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक ओनली पैराडाइम नहीं है, इसके पहले भी पैराडाइम आए हैं और यूज भी हो रहे हैं, जिसमें से एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और एक है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग काफ़ी पुरानी है, ऐसा नहीं है कि न्यू अकेरेंस से, काफ़ी अरसे से ये है, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम डायरेक्शन मिली है। और मासिस जो हैं या जो मेन स्ट्रीम डेवलपर्स हैं वो भी अब इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका क्रेडिट जाता है रिएक्ट और रिडक्स को, क्योंकि रिएक्ट और रिडक्स के जो डेवलपर्स हैं, जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने फंक्शन प्रोग्रामिंग के काफ़ी कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो अपने फ्रेमवर्क्स में यूज़ किए। उसमें सबसे अहम चीज़ जो है कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सही ना समझें, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो चाहे वो फंक्शनल हो, तो जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि हम एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल पैराडाइम्स को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल समझने, ये इसके लिए आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। वो एग्जाम्पल ये कि जब कोई मेडिसिन लेने जाता है या कोई बीमार होता है तो वो मेडिसिन लेने जाता है। अब जो मेडिसिन लेने जाता है तो पहले ये डिसाइड करता है कि कौन से पैराडाइम की मेडिसिन लेगा वो। और हमें मालूम है तीन चार इस पैराडाइम हमारे जो सोसाइटी में यूज होते हैं, उसमें एक है एलोपैथिक, एक है हर्बल और एक है होम्योपैथिक। अब कोई भी जो इलाज करने के लिए जाता है उन तीनों में से एक को सेलेक्ट करता है। वो किसी से भी सजेशन भी लेता है तो वो हर शख्स जो है वो तीनों में से किसी एक की सजेशन देगा कि भाई आप एलोपैथिक का इलाज करवाई, नहीं भाई इसमें तो आपको होम्योपैथिक का इलाज करवाना चाहिए। लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहेगा आपसे कि भाई इस मर्ज में तो आप एक काम करें, एलोपैथिक भी करवा लें और हर्बल भी करवा लें। तो ये हम मिक्स एंड मैच नहीं करते। इसी तरह से पैराडाइम, जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है, उसका भी यही रूल होता है कि उसको हम मिक्स एंड मैच नहीं करते। वो कोशिश ये करते हैं कि जो हमने पैराडाइम सेलेक्ट किया है उसी में ज़्यादातर चीज़ें अपनी इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, इसके इसके क्या एडवांटेजेस हैं? अगर हम प्रोग्राम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो हमें उसके एडवांटेजेस ये हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है, आप कोड जो है वो क्लीन हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है और इजी टू मेंटेन होता है। और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो कोड होता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। ये चारों जो रीजन हैं, जब हम आगे हम इसके प्रिंसिपल देखेंगे उस वक्त हम इसको समझ सकेंगे ये किस तरह से हम अचीव कर रहे हैं इनको। एक सवाल जो आमतौर पे किया जाता है और डिस्कस भी होता है, उस पर डिबेट भी होती है, वो ये कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या फंक्शनल है। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन्हें हम कहते हैं मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी उसमें हम मल्टीपल पैराडाइम के तहत काम कर सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट भी उसी लैंग्वेज में शामिल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी काम कर सकते हैं और फंक्शनल वे में भी काम कर सकते हैं। और इसीलिए जो ना जावा स्क्रिप्ट में इनको मिक्स एंड मैच करना बहुत आसान है कि आप कुछ कोड जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कर दें और कुछ कोड जो है वो आप फंक्शनल में करें। तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब हम इसके जो बेसिक डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग के, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जब हम ये सेशन खत्म करेंगे तो जो प्रिंसिपल्स हैं उनका जो कम्बिनेशन होगा वो बेसिकली फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहलाएगा। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेन जो उसकी फाउंडेशन है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जो कि उसके नाम से जाहिर है, वो ये है कि भाई यहाँ फंक्शन जो है वो फर्स्ट क्लास है। अब इसको अगर समझना आप चाह रहे हैं तो आप जावा की या डॉट नेट की एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जिसमें जो है फंक्शन डिफाइन करने से पहले आपको एक क्लास डिफाइन करना पड़ती है। सिंगल फंक्शन भी अगर आपको चाहिए तो पहले आप क्लास डिफाइन करेंगे और उस क्लास का फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट का जो एक मेथड होगा वो आप कॉल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है स्टैंड अलोन नहीं है। फंक्शन जो है वो हाई लेवल कंस्ट्रक्ट नहीं है, हाई लेवल कंस्ट्रक्ट जो है क्लास है। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो फंक्शंस होते हैं वो हाई लेवल कंस्ट्रक्ट होते हैं और वो एक फंक्शन के जरिए भी आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। सेकंड एस्पेक्ट जो है फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन को सेकंड एस्पेक्ट आता है वो ये आता है कि इसमें फंक्शन एज अ डेटा काम कर रहे होते हैं। आमतौर पर जब हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये अज्यूम करते हैं ये फंक्शन जो है वो डेटा लेगा इनपुट और कुछ डेटा प्रोसेस करके रिटर्न टाइप में रिटर्न कर देगा। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग ये कहती है कि जो इनपुट है किसी भी फंक्शन का वो एक फंक्शन हो सकता है और जो रिटर्न टाइप है वो भी एक फंक्शन हो सकता है। तो इस तरह से जो फंक्शन होता है वो एज अ डेटा के तौर पर काम कर रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल नीचे दी हुई है। एक फंक्शन है से हेलो, दूसरा फंक्शन है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग के अंदर हम हेलो मैसेज का एक फंक्शन पास कर रहे हैं और नेम पास कर रहे हैं। नीचे ग्रेटिंग को कॉल किया गया है इस तरह से कि जिससे हेलो का फंक्शन ऊपर डिफाइन किया गया था उसको पास कर दिया गया, उसके साथ साथ एक स्ट्रिंग भी पास कर दिया गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो
कोड है ये बेसिकली फंक्शन को एज अ पैरामीटर या आर्गुमेंट यूज कर रहा है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, बेसिक डिफाइनिंग प्रिंसिपल है कि आप फंक्शन को फर्स्ट क्लास लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट के तौर पे यूज कर सकें। इसमें कोई इशू, कोई चीज डिस्कस करनी हो? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है हाई ऑर्डर फंक्शंस। हाई ऑर्डर फंक्शन से अगर आपने रिएक्ट पे काम किया हो तो आपको हाई ऑर्डर कंपोनेंट याद हो गए होंगे। तो बेसिकली हाई ऑर्डर कंपोनेंट जो है वो हाई ऑर्डर फंक्शन का ही एक रिएक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, रिएक्ट बेस। तो इसमें होता है क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जो या तो आर्गुमेंट में फंक्शन ले या फिर रिटर्न करे एक फंक्शन रिटर्न टाइप में, उसको हम कहते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा फंक्शन जो कि बेसिकली किसी फंक्शन पर ऑपरेट करे, बजाय इसके क्या डेटा पे ऑपरेट करे और एक फंक्शन पे ऑपरेट करे और इनपुट में एक फंक्शन एक्सपेक्ट करे। इसकी एग्जाम्पल एक दे रखी है, एक अरे है, उस अरे का एक मेथड है मैप। अब मैप का जो मेथड है उसमें आप एक चीज नोट करें कि ये कोई डेटा है हम उसको नहीं दे रहे, हम उसको एक लैम्डा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जो कि बेसिकली एक फंक्शन है। और ये लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कर रही है कि इसको इनपुट दिया जाएगा एक्स, और ये उस एक्स को मल्टीप्लाई कर देगी 2 से। तो ये इसका काम है। तो ये इसमें जो अरे के हर एलिमेंट के लिए ये एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन 4 दफा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और हर एलिमेंट को ये जो है 2 से मल्टीप्लाई करके उसी नया आपको अरे रिटर्न कर देगा। तो ये मैप जो है ये एग्जांपल है हाई ऑर्डर फंक्शन की। अच्छा, नॉर्मली होता ही है कि हम, क्योंकि अब हम ये जावास्क्रिप्ट में बहुत कॉमनली यूज करते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन, लेकिन इसमें जो अहम चीज़ है वो ये कि हम हाई ऑर्डर फंक्शन राइट नहीं कर रहे, हम हाई ऑर्डर फंक्शन यूज कर रहे हैं। यानी अभी तक हम जो है हाई ऑर्डर फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बल्कि उनको सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ है जिसका ख्याल रखना है कि अगर हम कोड कर रहे हैं और तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को सोचना है कि हम हाई ऑर्डर फंक्शन किस तरह से लिख सकते हैं। क्या ये जो हमारे प्रॉब्लम है कि हम इसको किसी एक हाई ऑर्डर फंक्शन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं? उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा है, जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है कंपोजेबल फंक्शंस। कंपोजेबल फंक्शन से मुराद ये है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन को हम प्रोड्यूस करें और एक नया फंक्शन क्रिएट हो सके। ये इस तरह से है कि डेटा फ्लो के अंदर जो हम आमतौर पे पाइपिंग करते हैं, जिसमें डेटा जो है मल्टीपल स्टेजेस से होता गुजरता है, जिसे पाइप एंड फिल्टर भी कहते हैं, तो उसी तरह से हम फंक्शन को भी कंबाइन करके जो उनके इनपुट पैरामीटर होते हैं और जो आउटपुट है वो एक दूसरे को पास कर सकते हैं। यानी एक का जो इनपुट है वो उसको प्रोसेस करेगा, वो अपने आउटपुट को दूसरे फंक्शन को पास कर देगा। और उसको मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन किया जाता है, अगर आपको कैलकुलस याद हो तो कैलकुलस में ये इस तरह से होता था कि दो दो फंक्शन है और एक डेटा सेट है एक्स। अब एक डेटा सेट एक्स जो है वो उससे पहले एक फंक्शन जी ने प्रोसेस किया, जब जी का रिजल्ट आया तो उसको एफ ने प्रोसेस कर दिया। इस तरह से हम इसकी चेनिंग कर सकते हैं, हम कंपोज करके फंक्शन को एक नया फंक्शन बना सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल दे रखी है जिसमें पाइप के जरिए जो है वो पाइपलाइन बनाई गई है फंक्शंस की। ये पाइप जो है बेसिकली लोडेश का एक पाइप का वो है फंक्शन है जो कि कंपोज करता है फंक्शन को। इसमें पहले क्या किया है, पहले एक फंक्शन कॉल किया गया है स्प्लिट का, फिर उसके बाद मैप का कॉल किया गया है, टू लोअर केस का फंक्शन उसको दिया गया है कि इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट जो बेसिकली लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइन कॉल किया गया है, उसके बाद इनको यूआरआई कंपोनेंट कॉल किया गया है। तो इस तरह से 4 फंक्शन हमने कंबाइन करके एक बड़ा फंक्शन बना लिया जिसका नाम है टू सलर, टू स्मॉल के नाम से है कुछ। ठीक है, इसमें कोई इशू, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो? अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एलिमेंट है जो बहुत अहम इंपॉर्टेंट है खासतौर पर रिडक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो यूज होता रहता है, वो है प्योर फंक्शन। तो अगर आपने रिडक्स यूज किया है तो आपको प्योर फंक्शन का आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। प्योर फंक्शन वो है जिसका जो रिटर्न जो है डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी हर दफा जब भी उसको सेम इनपुट दिए जाए तो वो सेम आउटपुट वापस करे, और कभी ऐसा ना हो कि उसका आउटपुट डिफरेंट हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आउटपुट डिफरेंट क्यों हो सकता है, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि आउटपुट डिफरेंट हो? उसकी रीजन है साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट ये है कि अगर फंक्शन एक्सटर्नल किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है और उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो फिर उस फंक्शन का आउटपुट भी चेंज होने की कोशिश की एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा, इसका एक हैंड ये भी है कि एक फंक्शन है जिसको आप कॉल कर रहे हैं और वो कोई रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न नहीं कर रहा डेटा, तो इसका मतलब ये है कि वो इम्प्योर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका ताल्लुक जो है आपके फंक्शन से नहीं है। तो ऐसा जो ये जो फंक्शन, ऐसे फंक्शन होते हैं जो रिटर्न वैल्यू इनकी नल होती है या जो वॉइड होते हैं, तो वो बेसिकली इम्प्योर फंक्शंस होते हैं।
अब इसमें प्योर फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उसके साथ हम उसका साथ यूनिट टेस्ट लिखते हैं। उसके जितने भी प्योर फंक्शन लिखेंगे उसके हम यूनिट टेस्ट लिखेंगे। जब हमने यूनिट टेस्ट लिख लिया तो हमें पता होगा कि क्योंकि ये प्योर फंक्शन है और ये कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सेस नहीं कर रहा, इसकी कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज नहीं है, तो ये अब जब अगर हम इसको हम चेंज करते हैं तो वो यूनिट टेस्ट फेल हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा हमने कोई ऐसी चेंज की है जो कि ब्रेकिंग है। तो ये एक फाउंडेशन होती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। जो रिलायबल सिस्टम होते हैं उसकी फाउंडेशन यही होती है कि हर फंक्शन के साथ उसका एक यूनिट टेस्ट लिखा जाता है ताकि उसमें कभी ब्रेकिंग चेंजेस आए तो वो पता चल जाए। एक एग्जांपल दी हुई है प्योर फंक्शन की, एक सिंपल से एग्जांपल है, वो ये है कि एक रेक्टेंगल का एरिया मालूम किया जा रहा है, उसकी दो साइड दी गई हैं, साइड ए साइड बी, उन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है तो उस तरह से उसका एरिया आ गया। तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल, सिंपल चीज ये है कि ये किसी एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर को या प्रोसेस को या मेमोरी को यूज नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं साइड इफेक्ट क्या चीज होती है। साइड इफेक्ट जो है हम किन चीजों को कहते हैं, क्योंकि हमें पता है प्योर फंक्शन लिखने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि साइड इफेक्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो उसमें सबसे पहली अहम चीज जो है कि कोई एक्सटर्नल वेरिएबल है या कोई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, कोई ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसको मॉडिफाई करना साइड इफेक्ट है। आप अगर कोई फाइल है उसका आईओ कर रहे हैं, कोई फाइल से डेटा पढ़ रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट है। अगर आप टीसीपी एचटीपी की कोई कॉल लगा रहे हैं यानी नेटवर्क से डेटा हासिल लेकर आ रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट है। अगर आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया है, कोई दूसरा चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट किया है तो वो साइड इफेक्ट है। या आप किसी ऐसे फंक्शन को कॉल करते हैं जिसके अंदर साइड इफेक्ट्स हैं, तो फिर आपका फंक्शन जो होगा उसमें भी साइड इफेक्ट्स आ जाएंगे, फिर वो भी प्योर नहीं रहेगा। अब सवाल यह आता है कि भाई अगर ये सारे काम नहीं करेंगे तो फिर प्रोग्राम चलेगा कैसे, किस तरह से काम करेगा। तो उसके लिए आता है कि हम प्योर फंक्शन से अपनी फाउंडेशन बनाते हैं, तो यूनिट टेस्ट के जरिए उसको सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जो है फिर हम जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और ये अगर आपने देखा होगा, आपने रिडक्स पे काम किया हो तो आप देख सकते, आपको अंदाजा होगा हम साइड इफेक्ट किस तरह से इनडायरेक्टली मैनेज करते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कोई भी फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टेट होती है वो शेयर्ड नहीं होती। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को याद करें तो उसमें होता ये है कि एक हम क्लास बनाते हैं जिसमें कुछ डेटा होता है जिसको इनकैप्सुलेट करते हैं, और कुछ फंक्शंस बनाते हैं जो कि उस डेटा पर इजीली जो है ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनको उस डेटा पे फुल राइट्स होते हैं। हमारा पॉइंट ये है, हमारी सोच ये है कि भाई ये क्लास तो डेटा जो है ना इनकैप्सुलेट हम कर रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, लेकिन उस क्लास के अपने जो फंक्शंस है हम उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि भाई ये भी हो सकता है डेटा जो है वो करप्ट कर दें या डेटा में कोई इस किस्म की चेंजेस कर दें कि वो उससे उसकी मदद से बग्स आ जाएं। तो ये जो एक छोटा सा शॉर्ट कमिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसमें क्लास के इंटरनल्स को आप अलाउ करते हैं कि वो वेरिएबल्स को जिस तरह से दिल चाहे यूज कर ले, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें कि नहीं किया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता इस चीज़ को। इसकी रीज़न उन्हें क्या बताई है कि भाई अगर स्टेट आप शेयर करेंगे तो टाइम डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। टाइम डिपेंडेंसी में बात ये है कि आप उस फंक्शन को आप मुख्तलिफ टाइम में कॉल करेंगे, यानी जो प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है उसी के दौरान मुख्तलिफ टाइम में आप कॉल करेंगे तो मुख्तलिफ रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि जो शेयर्ड स्टेट है वो मल्टीपल जगहों से चेंज हो रही है। जब वो मल्टीपल जगह से चेंज होगी तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि जो फंक्शन है वो प्योर नहीं रहेगा, क्योंकि वो हर दफ़ा जब उसको हम कॉल करेंगे तो वो एक्सपेक्टेड है कि कुछ और रिटर्न कर सकता है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ दे रखी है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि क्या किस तरह से चल रहा है। ये एक्स जो है वो एक शेयर्ड स्टेट है, एक वेरिएबल जो कि फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है। वो फंक्शन में कहा गया भाई इसको ऐड कर लो, तो एक्स में जो है वाई को ऐड कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि एक्स में वाई को ऐड किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्स की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। तो हम जो ऐड का फंक्शन है हम उसका जाहिर बात है यूनिट एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर एक्स है जो कि चेंज हो सकता है। तो इसलिए फंक्शन प्रोग्रामिंग में ये चीज़ डिस्करेज की जाती है कि आप स्टेट को शेयर करें। अब सवाल ये पैदा होता है अगर स्टेट को शेयर ना करें तो फिर क्या करें। तो उसका तरीका ये भाई उसको एज आर्गूमेंट पास करें। जो डिपेंडेंसीज हैं किसी भी फंक्शन की वो एज एन आर्गूमेंट पास की जाए, यानी एक्स जो आपने ऊपर 2 दिया हुआ है बजाय उसको एक्स इक्वल टू ऊपर और ये फंक्शन उसको डायरेक्टली एक्सेस करे, अब एक्स को एज अ पैरामीटर फंक्शन के पास कर दें, वो उस फंक्शन के अंदर ही उसको यूज कर ले। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि हम हर फंक्शन को शेयर्ड स्टेट
या उससे रिलेटेड स्टेट पास करेंगे तो फंक्शन के पैरामीटर्स कितने हो जाएंगे। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं करी फंक्शंस। ये करी फंक्शन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया क्योंकि ये थोड़ा जो उसकी स्ट्रेंथ है फंक्शनल प्रोग्रामिंग की वो बता रहा है। तो अभी तक हमने देखा था कि जो फंक्शंस होते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन, वो रिटर्न भी कर सकते हैं फंक्शन, लेकिन फंक्शन रिटर्न करने की हमने कोई एग्जाम्पल नहीं देखी कि ऐसा फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। उसकी वजह ये है कि ये जो है इस किस्म की केस में जो है जो जो फंक्शन होता है वो कहलाता है करी फंक्शन। तो ये स्पेसिफिक केस होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस होता है, तो इसलिए इसकी आमतौर पर इसकी एग्जाम्पल नहीं मिलती। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये करींग जिसे कहते हैं वो बेसिकली ये कि एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ए बी एंड सी, जो कि 3 पैरामीटर को इनपुट ले रहा है। उसको जब हम करी फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो इस तरह से बन जाता है, 3 फंक्शन बन जाते हैं उसके, फंक्शन ऑफ ए, ऑफ बी एंड ऑफ सी। तो एंड की जगह ऑफ आ जाएगा इसमें और ये 3 फंक्शन हो जाएंगे। अब जब ये 3 फंक्शन बनेंगे तो ये कहलाएगा करी फंक्शन, क्योंकि इसको हम मुख्तलिफ तरीकों से फिर कॉल कर सकते हैं। तो करी का जो करी फंक्शन जो होता है या करींग जो होता है बेसिकली फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा, वो उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो जब हम किसी फंक्शन को करी फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम फिर मुख्तलिफ तरीकों से कॉल कर सकते हैं, वो इस एग्जाम्पल में दिया गया है। सबसे पहले ये बताया गया कि आप फंक्शन के को करी फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये करी एक फंक्शन है जो एक एफ फंक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके बाद उसमें 2 पैरामीटर आ रहे हैं ए और बी। तो हमें ए और बी रिटर्न कर दिया, एफ ए और बी। तो ये इसकी लॉजिक है, और ये आमतौर पर हम लिखते नहीं है क्योंकि जो लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं उसके अंदर ये मेथड होता है जो किसी भी फंक्शन को करी फंक्शन बना सकता है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि सम एक छोटा सा एक मेथड है, फंक्शन है, ए और बी कुछ हम सम कर रहा है। हमने कहा भाई इसको करी कर लो, तो उसने उसके जवाब में हमें एक और फंक्शन रिटर्न कर दिया, करीट सम। अब करीट सम को देखें किस तरह से कॉल किया गया। फर्स्ट पैरामीटर 1 यहाँ पर है, सेकंड पैरामीटर 2 जो है वो इसके बाद दिया गया। तो ये वही है जो इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करेंगे यही रिजल्ट आएगा। तो सवाल ये कि इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, जब हमें इसी तरह से कॉल करना है 1 + 2 करना है तो हम इसको वैसे ही कॉल कर लें। तो उसके जवाब है एक और एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बताएगी करी फंक्शन जो है वो किस लिए हम यूज करते हैं। इसमें एक लॉग का फंक्शन है जिसमें डेट, उसकी सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंस और उसका मैसेज आ रहा है, जो बहुत नॉर्मल सा लॉगिंग फंक्शन है, उसको अलर्ट में हम शो कर रहे हैं। अब हम इस लॉग का जो है लो डैश के जरिए एक करी का फंक्शन यूज करके उसका करी फंक्शन बना रहे हैं, और उस करी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं जिसमें हम डेट दे रहे हैं, डिबग दे रहे हैं और कुछ मैसेज दे रहे हैं। तो ये वही है जिस तरह से इसको नॉर्मली हमने कॉल कर लिया सेम उसी तरह से। तो फिर फायदा क्या हुआ उसको करी बनाने का। इसका फायदा है नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट में हमने उस फंक्शन को कॉल किया, लेकिन बजाय 3 पैरामीटर देने के हमने सिर्फ उसको एक पैरामीटर दिया, न्यू डेट। उसके जवाब में हमने उसने हमें एक चीज रिटर्न की जो कि करी फंक्शन, या सॉरी उसको जो पार्शियल फंक्शन है, लॉग नाउ। अब जब हम लॉग नाउ को कॉल करेंगे तो हमें अब न्यू डेट दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ 2 पैरामीटर देंगे उसको, इंपॉर्टेंस और मैसेज, और वो न्यू डेट को उसमें ऐड करके और लॉग फंक्शन को दे देगा और उसको कॉल कर लेगा। अब फर्ज करें हम कहें भाई इन्फो या डीबग जो मैसेज है वो 3 टाइप के मैसेज हैं, हम बजाय इसके उसको बार बार लिखें, हम एक ही दफ़ा लिखना चाह रहे हैं उसको, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से लॉग नाउ को जो है वो एक पैरामीटर दे देंगे, सेकंड पैरामीटर दे देंगे डीबग, और हम बना लेंगे डीबग नाउ। एक हम बनाएंगे डीबग इन्फो, एक इन्फो नाउ, और एक बनाएंगे एरर नाउ। तो इस तरह से हम 3 पैरामीटर में 3 उसके पार्शियल फंक्शन बना लेंगे। अब हम इसको जो कॉल करेंगे तो आप देखिए हमें सिर्फ एक ही मैसेज चेंज करना पड़ रहा है, जो कि आखिरी जो पैरामीटर है सिर्फ वो देना पड़ रहा है, बाकी पैरामीटर हम नहीं दे रहे। ये पार्शियल फंक्शंस हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा हमने यहाँ पे जो चीज़ बताई थी कि भाई शेयर्ड स्टेट नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो है पैरामीटर बहुत ज़्यादा बन रहे थे, तो उसको कम करने के लिए हम करी फंक्शन यूज़ करते हैं। इसमें कोई सवाल? अच्छा, ये जो लोगनाव होगा, आपने न्यू डेट रखा है, तो ये हर मर्तबा ये न्यू डेट नहीं लगाएगा या लोगनाव में सेव हो गई जो पहले एक मर्तबा आई थी? ये सेव हो गई है उसके अंदर नहीं। सेव हो गई डेट तो जब आप फिर क्या कॉल करेंगे करेंगे? ना, देखें दो दो चीज़ें हैं। ये इनका हम्म। पार्शियल फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हम्म। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हाँ, आप जो पॉइंट कर रहे हैं ना कि ये एग्जीक्यूट जिस वक्त ये लॉग न्यू डेट किया है कि इस वक्त ये एग्जीक्यूट हो गया, नहीं ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ इस वक्त। जी एग्जीक्यूट उस वक्त होगा जब तीनों उसके पैरामीटर मिलेंगे। इमरान भाई, मैं अच्छा, इसमें बताता हूँ। ठीक। इसमें होता ये है कि जैसे लेट लॉग ना हो ना, ये आपके कॉन्टेक्स्ट में जाके सेव हो जाता है। आपने खाली इन्वोक नहीं करा, आपने डिफाइन कर दिया अपना एक मेथड, और उसके अंदर रेफरेंस आ रहा है एक न्यू डेट का।
देन बिल्कुल। फर्दर जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसका रेफरेंस हम पास कर रहे होते हैं फर्दर ऑन जो भी है, ये होता है देखिए इसमें। ये है ना इसमें, अब इसमें अगर आपने यहाँ तक कॉल किया, आपने सिर्फ एक पैरामीटर दिया तो वो यहाँ तक कॉल करेगा। अब यहाँ पर तक उसने आपको दे दिया तो आगे आपने दो पैरामीटर, एक पैरामीटर और देना है तो फिर वो इसको कॉल कर देगा। अच्छा, जैसे कि अगर उसमें डीबग नाउ, रेफरेंस, जी जी बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। हमें क्या है, अगर इसने ऑलरेडी रेफरेंस दे दी है न्यू डेट की, दैट मीन्स कि न्यू डेट का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उस टाइम पे, तो जब भी हम कॉल करें इसको लेटर या उसी वक्त, डेट तो उसकी सेम ही रहनी चाहिए। अब इसमें पॉइंट ये है कि न्यू डेट जो है उसने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया उस वक्त जिस पर न्यू डेट, ये देखना पड़ेगा ये चीज़। तो आई फील लाइक जहाँ अभी हम न्यू डेट तो कॉल कर रहे हैं, तो ये तो इमीडिएटली हम क्रिएट करेंगे, इसकी ये उसी रेफरेंस सेव हो वक्त जाएगी एग्जीक्यूट हो तुरंत। जाता है। अब तो ये, लेकिन ये चीज़ एग्जीक्यूट करके देखना होगा कि ये न्यू डेट हर दफा कर रहा है नहीं कर रहा। सही, ठीक। अच्छा, इसमें ऑर्डर मैटर करता है? मतलब जो डेट अगर आपने जैसे इसमें पहले दी हुई है और मैं डेट बाद में दे दूं, नहीं, वो या ऑर्डर ऑर्डर मैटर वाइज करता चल है रहा इसके होता है? अंदर, ऑर्डर ऑर्डर मैटर मैटर कर रहा करता है। है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तो ये जो अंडर स्कोर करी है ना, ये जी बेसिकली ये जी। करता है कि लॉग के फंक्शन के पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स जो है ना वो डायनेमिकली रीड करके और उसकी बेस पे जो है काम कर रहा होता है, तो इसलिए ऑर्डर मैटर करता है इसके अंदर। ये हमने ओके, यहाँ भी देखा है कि यहाँ भी इस तरह से हो रहा है कि ए पहले आया है, बी बाद में आया, और फिर जो फंक्शन को कॉल किया गया ए और बी कॉल किया गया फंक्शन को। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है म्यूटेबिलिटी। तो इम्यूटेबिलिटी होता है बेसिकली, म्यूटेबिलिटी है, म्यूटेबिलिटी ये है कि चेंज किया जा सके किसी को, तो वो कहते हैं म्यूटेबल है ये। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत अहम चीज़ है, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज बनती इसीलिए है कि उसमें गेटर सेटर होते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर ये कहा जाता है कि भाई आपके जो ऑब्जेक्ट हो वो इम्यूटेबल होना चाहिए, यानी एक दफ़ा अगर क्रिएट हो गया तो फिर इसको आप मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों नहीं करना चाह रहे उसको मॉडिफाई। तो ये एक और अहम टॉपिक है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जो है कंट्रास्ट में है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर जिस तरह हमने देखा था कि शेयर्ड स्टेट प्रॉब्लमेटिक है, उस तरह से जो है वो म्यूटेबिलिटी भी प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? वो ये कि इससे हिस्ट्री इरेज हो जाती है। जो स्टेट, फर्ज करें एक एक वेरिएबल है हमारे पास जिसको तीन फंक्शन ने एक्सेस किया, एक एक करके जो है तीनों ने इसमें चेंजेस किए, आखिर में हमारे पास रिजल्ट आएगा, तो ये सवाल पैदा होगा कि आखिरी रिजल्ट आया तो क्या है, और किसकी वजह से ये आखिरी रिजल्ट खराब आया है, ये सही नहीं आया है, जो एक्सपेक्टेड थी वो नहीं आया, क्योंकि वो हमें पास जो इंटरमीडिएट जो स्टेट थी वो सेव नहीं होती है उसके अंदर, आखिरी जो स्टेट होती है सिर्फ वो सेव होती है। तो उसकी वजह से प्रोग्राम को डिबग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके, इसका एक एस्पेक्ट और भी है, वो एस्पेक्ट ये है कि हम इसको जो ना वो नहीं कर सकते, रिवर्ट नहीं कर सकते अपनी स्टेट को। तो अगर आपने रिडक्स वगैरह पे देखा होगा तो रिडक्स में हमारे पास ये फैसिलिटी होती है कि जितनी भी स्टेट चेंजेस होती हैं वो हमारे पास ट्रेसेबल होती हैं, हम उसको जो है रिप्ले कर सकते हैं कि भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ, चले मैं इसको फिर प्ले के बटन से हम उसको क्लिक क्लिक करते जाते हैं और हर स्टेट के बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाती है कि भाई इस फंक्शन में ये हुआ था, इस स्टेट में ये हुआ था, इस मेथड के बाद ये हुआ था। तो वो इसीलिए पॉसिबल है कि हम फंक्शन को म्यूटेट नहीं कर रहे, हम म्यूटेट करते हैं, और जो फंक्शन जो होती है, सॉरी ऑब्जेक्ट्स को, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करते रहते हैं। इसका एक परफॉर्मेंस का जो एक बेनिफिट ये होता है कि चेंज डिटेक्शन जो है वो इजी होती है। यानी अगर आपको एंगुलर का आइडिया हो तो एंगुलर का जब रिएक्ट आया था तो उसकी बेसिक जो एक पर्पस था वो यही था कि एंगुलर की जो बाइंडिंग थी उसमें टू वे बाइंडिंग जो थी वो बेसिकली डर्टी चेकिंग करती थी। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने जो जो डोम दिया था वो डोम जो है वो अपने मेन डोम के साथ जो क्या कहते हैं उसको स्नैपशॉट लेकर जो है वो डिफरेंस मालूम करता था उसको। तो इसी तरह से म्यूटेशन है कि अगर आप चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट को, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे और उसके जो इंटरमीडिएट स्टेट हैं वो आपके पास सेव नहीं होंगी, तो फिर आप हिस्ट्री नहीं मिल सकेगी, हिस्ट्री नहीं मिल सकेगी तो फिर आपके लिए बग्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इम्यूटेबिलिटी से बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है इम्यूटेबिलिटी जो है वो बिल्ट इन नहीं है, हमें उसके लिए बॉयलरप्लेट कोड लिखना पड़ता है। तो इसलिए अब बेहतर चीज़ यही है कि जो मुख्तलिफ लाइब्रेरीज आ गई हैं जो कि इम्यूटेबिलिटी बिल्ट इन प्रोवाइड करती हैं, तो हम जो भी डेटा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जो भी हमारा डेटा स्टोर है, वो हम उन लाइब्रेरीज की मदद से अगर यूज़ करेंगे तो हम इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं। जिसमें से एक है म्यूटेबल जेएस। यहाँ तक कोई सवाल?
कोई चीज़ जो डिस्कस करनी हो, फिर हम डेमो की तरफ चलते हैं। डेमो इसका जो मैंने नहीं लिखा है। इमरान हाँ भाई, बताइए। हमारे पास जो रिएक्ट की स्टेट होती है, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग में उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हम उसे तो डायरेक्टली सेट कर रहे होते हैं और गेट कर रहे होते हैं फंक्शंस के अंदर। हाँ, अच्छा सवाल है ये। रिएक्ट की जो स्टेट होती है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम रेंडर के अंदर यूज़ करते हैं। जी। इसका जवाब मेरे ख्याल में हम किसी और से आप वो करें, अभी इस वक्त मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। फैजान सही। बात कर रहा हूँ ना। अब्दुल समद बात। अच्छा भाई, ये चीज़ देखना पड़ेगी क्योंकि ये थोड़ा R&D का काम है। सही। सवाल रिपीट करेंगे आप अब्दुल समद? जी, मेरा सवाल ये कि जैसे हम हमारे पास जो स्टेट होती है रिएक्ट की, हाँ। इम्यूटेबिलिटी का तो वहाँ मसला नहीं है, लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जो हमारे पास प्योर फंक्शंस हैं, हम उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे जब हमारे पास हम डायरेक्ट स्टेट को सेट कर रहे होते हैं फंक्शंस के अंदर, और फंक्शंस में उसको रीड करके उससे ड्राइव्ड वैल्यूज भी निकाल रहे होते हैं, तो फिर हम प्योर फंक्शंस कैसे लिखें? प्योर फंक्शंस इसमें आपने यूज किया जैसे प्योर कंपोनेंट्स वगैरह हमारे बन रहे होते हैं, जी। तो उसके थ्रू आप इसको अचीव कर सकते हैं, आई थिंक। सही। मेरे ख्याल में अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा देख के नेक्स्ट सेशन में फिर हाँ, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए फिर हम डेमो स्टार्ट करते हैं। हमें एक और चीज़ ये कर लें कि क्या चीज़ बिल्कुल एंटी है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के, जो कोड में होनी ही नहीं चाहिए, अगर आप ये पैराडाइम यूज़ कर रहे हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग का। अच्छा सवाल है ये। इसके लिए भी ये जो पहले एक काम करते हैं ना, इसके लिए हम रिवाइज कर लेते हैं अपनी सारी स्लाइड्स को। फर्स्ट क्लास फंक्शन तो जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसका उसकी फीचर है, अगर वो लैंग्वेज देगी तो आपको मिलेंगे फर्स्ट क्लास फंक्शन, अगर नहीं वरना नहीं मिलेंगे। तो ये डेवलपर के डोमेन से बाहर है ये चीज़। हाई ऑर्डर फंक्शन जो है वो इम्प्रूवमेंट है। आप अगर नहीं भी बनाएंगे हाई ऑर्डर फंक्शन तो इससे फंक्शनल प्रोग्रामिंग सच फर्क नहीं पड़ेगा। कंपोजेबल फंक्शंस भी जो है प्योर फंक्शन में कह सकते, मतलब प्योर फंक्शन आप कह सकते हैं, और शेयर्ड स्टेट, ये मेन चीज़ है मेरा ख्याल में। प्योर फंक्शन और शेयर स्टेट को आप कंबाइन अगर कर देंगे तो फिर जो आपका जो पूरा कोड बनेगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें इम्यूटेबिलिटी डाल सकते हैं। करी फंक्शन भी इतने ज़रूरी नहीं है, आपका कोड थोड़ा सा बॉयलर प्लेट हो जाएगा, वो बात सही है, लेकिन ऐसा जो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दो एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर फंक्शन, उसको कहते हैं प्योरिटी, और इम्यूटेबिलिटी। ये दो इसके कॉर्नर स्टोन है जिसकी बेस पे जो है फंक्शन प्रोग्रामिंग खड़ी हुई है। ठीक है, डेमो स्टार्ट करें। स्क्रीन नजर आ रही है? जी इमरान भाई। जी नजर आ रही है। ये गेम मैंने डाउनलोड किया है। ये पूरा फंक्शन प्रोग्रामिंग में पहले इसका हम देखते हैं कि किस तरह से चल रहा है, फिर देखते हैं कि कोड कैसा है। ठीक है, ये इसमें एक राउंड हो गया। इसमें आप पोजीशन सेट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, पोजीशन सेट करते हैं, उसके बाद अटैक स्टार्ट कर देते हैं। ये इसका फीचर है। अब आते हैं इसके कोड की तरफ। तो कोड में इन्होंने जो पहले पैकेज डॉट जेसन देखें, अच्छा इस तरह से काम किया हुआ है कि इन्होंने भी वही जो चीज़ें हैं, ESLint, बेबल, CSS लोडर, ESLint, कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग जो ली हुई है किसी और की ली हुई है चीज़ के, एक लैब्स की ली हुई है। फिर ESLint वेबपैक का है, प्लगइन प्रेटियर है, फाइल लोडर है, वेबपैक। तो वो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वही हैं जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि जो कि टिपिकल जावास्क्रिप्ट के मॉडर्न प्रोग्राम में होना चाहिए। प्रोडक्शन के लिए उन्होंने वेबपैक की कमांड दे दी है, बिल्ड के लिए भी वेबपैक की कमांड दे दी है, लिंट के लिए ESLint की कमांड दी हुई है। तो ये इनके पैकेज डॉट जेसन है। जो एंट्री पॉइंट है वो हमें कैसे पता चलेगा? एंट्री पॉइंट हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे भाई बिल्ड के अंदर वेबपैक है, तो हम जाएंगे वेबपैक की कॉन्फ़िग के अंदर, और वेबपैक की कॉन्फ़िग के अंदर हम देखेंगे कि एंट्री क्या है। तो एंट्री जो है ना वो src index.js है। तो src index.js ये है, यहाँ से एंट्री होगी।
अब आप ये कोड देखें, इसमें उन्होंने सिंपल ये किया है, स्टार्ट गेम का एक फंक्शन कॉल किया है जो कि एक डिपेंडेंसी है ये जिसको इंपोर्ट किया गया है। उसको उन्होंने 2 इनपुट दिए हैं, वो दोनों इनपुट भी जो बेसिकली प्लेयर हैं उसका एक फंक्शन है प्लेयर का, वो कॉल किया गया है और उनको कुछ आर्गूमेंट पास किए गए। तो एक ये यूज़र है जो मैं खेल रहा था और एक ये एनिमी है जो कि सामने वाले यूज़र था। उसकी बेस पर उन्होंने क्या कहा कि गेम स्टार्ट कर दो। तो ये फंक्शन ही बनाया, इसमें अभी तक कोई किसी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम आते हैं स्टार्ट गेम की तरफ। ये स्टार्ट गेम के अंदर इसमें हम देखेंगे तो इसमें उन्होंने इंजन है, न्यू राउंड है, रोटेट है, सेट कोऑर्डिनेट्स हैं, बैकग्राउंड है, ये सारे फंक्शंस हैं। और इसको उन्होंने मुख्तलिफ फोल्डर के अंदर मॉडल का एक फोल्डर बना दिया जिसमें डेटा स्ट्रक्चर है, और ये लिसनर्स हैं जो कि ऑन रोटेट ऑन सेट कोऑर्डिनेट के जो वो हैं कॉल बैक्स हैं, ऑन अपडेट ऑन न्यू राउंड ऑन गेम एंड को प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी हर जगह पे ग्राफिक कंट्रोलर, सेटअप, गेम व्यू, बैकग्राउंड में उन्होंने एक फंक्शन कॉल किया, वो बैकग्राउंड हासिल कर लिया। अब देखें यहाँ पे इन्होंने करी यूज़ किया है कि भाई ये फंक्शन है, फंक्शन एनोनिमस है, उसके 3 पैरामीटर आएंगे, उन 3 में से 2 को इसके साथ उन्होंने कंपोज यूज़ किया कि भाई ये कंपोज कर लो ज़रा रोटेट को और सेट कोऑर्डिनेट को, इन 2 को कंपोज करके और फिर उसको जो है स्पेसशिप का मेथड पास कर दो। तो इसका मतलब ये है कि ये एक सुपर फंक्शन है जिसको ये स्पेसशिप का पैरामीटर पास किया जाएगा। अब ये जो करी है या जो कंपोज है ये बेसिकली इन्होंने खुद लिखे हैं, इसकी ऐसे अब जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोडेश के अंदर ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया। ये करी फंक्शन है, ये कंपोज फंक्शन है। कंपोज के अंदर फ्लो यूज़ किया गया, फ्लो में हमें उसी का ही होगा। फ्लो किसका है? फ्लो भी इन्होंने अपना लिखा हुआ है, ये फ्लो का फंक्शन है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट जावास्क्रिप्ट है, तो यही बेसिकली फंक्शन प्रोग्रामिंग है, नो ऑब्जेक्ट सिर्फ फंक्शन। अब देखें यहाँ पर ये हाई ऑर्डर, ये एक वो है ऑन सेलेक्ट स्पेसशिप सेलेक्ट की तो क्या हो रहा है, कंपोज हो रहा है, मैप ग्राफिक कंट्रोलर दिया रहा है, फिर कंपोज हो रहा है, ये 3 फंक्शन, 1 2 फंक्शन। उसके बाद फिर मूविंग एरिया आ गया। अब उसके बाद इस लेवल पे जो है ना कंपोज में मैप के लेवल पे आ रहा है गेट ड्रॉप, फिर डीएक्टिवेट रेडी बटन, फिर डीएक्टिवेट स्पेसशिप सिलेक्शन। अब जो मेन चीज़ है जो समझने की है कि ये जो है ये डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है, इसमें कहीं ये नहीं बताया जा रहा है कि आपने कैसे करना है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है। यानी प्रोग्राम जो है क्योंकि हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं तो लोअर लेवल पे ये होगा कि क्या कैसे करना है, लेकिन हाई लेवल पे ये है क्या करना है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि हम इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग, जो कि फंक्शन प्रोग्रामिंग की एक अहम चीज़ है। और वो उसी वक्त पॉसिबल होती है जब आप हाई ऑर्डर फंक्शन लिखें या फिर आप कंपोजिशन करें। अब यहाँ भी देखें कंपोज हो रहा है कि भाई अगर ये कॉल बैक आएगा, मूविंग एरिया सेलेक्ट किया गया, तो फिर आप कंपोज कर लो 3-4 चीज़ें, जो 5 फंक्शन है इसको आप कंपोज कर लो तो आपका काम हो जाएगा। अब इसमें ना कोई लूप है ना कोई कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं कि लूप और कंडीशन नहीं होगी, लेकिन लूप और कंडीशन होगी बहुत इनर में जाकर, अंदर के जो फंक्शन होंगे उसमें होगी, हाई लेवल पे नहीं होंगी कंडीशन और लूप। ठीक है, इसमें कोई सवाल हो तो इसके जो डेवलपर हैं उनसे आप पूछें। मैं इसके जवाब नहीं दे सकता क्योंकि बहुत एडवांस काम किया हुआ, मैंने आज खुद फर्स्ट टाइम देखा है इसको। हाँ भाई, कैसा लगा सेशन ये? अच्छा लगा माशाल्लाह। अभी इसमें जो है ना इसके 2-3 स्टेप और हैं जो कि साथ वहाँ से फिर थोड़ी बात करना पड़ेगी कि भाई आगे थोड़ा सा 2-3 सेशन और हैं इसमें, वो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह फंक्शनल प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अभी हमने इसमें करी वो कंपोज देख तो ली है, लेकिन ज़ाहिर बात है हमें उसकी इन डेप्थ नहीं पता कि वो इंटरनली चल कैसा रहा है, कर क्या रहे हैं वो काम। तो वो एक अलग सेशन होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट हम लोडेश की जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो सीख सकें। फिर दूसरा एस्पेक्ट ये कि हमने ये कह तो दिया कि इम्यूटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है इम्यूटेबिलिटी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन नहीं है ना, वो फंक्शन प्रोग्रामिंग की किसी लाइब्रेरी के अंदर है। तो फिर हम क्या करें, तो फिर हमें उसके लिए जो है वो कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी है जो कि इन्हें आजकल, तो उसमें से कोई एक सेलेक्ट करके उसका सेशन होना चाहिए
तो उसके बाद फिर जो है हम कह सकते हैं कि भाई हाँ भाई फंक्शन प्रोग्रामिंग हमें कम से कम बेसिक लेवल पर आ गई है। ये वो हमें रैमडा या RxJS उसी की बात करें ना? RxJS इज समथिंग डिफरेंट। RxJS ना रिएक्टिव है, जैसे रिएक्ट नहीं, है, रिएक्ट वो निकला से रिएक्टिव है। रिएक्ट के कुछ एलिमेंट हैं फंक्शनल, लेकिन रिएक्टिव पैराडाइम जो है ना वो फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों के साथ चल सकता है, क्योंकि वो बेसिकली डेटा फ्लो का पैराडाइम है, वो कोड फ्लो का नहीं है, कोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सिंपल डेटा फ्लो है। तो RxJS अहम चीज़ है जो करनी चाहिए, क्योंकि वो एक डिफरेंट मतलब नई चीज़ है और नए तरीके से उसमें काम होता है। लेकिन रैमडा रैमडा जो है वो देख सकते हैं, अगर हम लोडेश का फंक्शन प्रोग्रामिंग देख लें या रैमडा देख लें तो एक ही बात है, क्योंकि दोनों में हाई लेवल जो फंक्शन है वो प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि हमें लो ये चीज़ें हमें ना करना पड़े, जैसे उन्होंने करी का फंक्शन, कंपोज का फंक्शन और बाकी जो चीज़ें खुद लिखी हुई थी उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा इमरान भाई, जो समत का क्वेश्चन था कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम लोग स्टेट की हैंडलिंग कैसे करेंगे, तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में अगर हम लोग ये रिएक्टिव प्रोग्रामिंग को साथ लेके चलें तो उस हिसाब से तो फिर हम स्टेट मैनेज कर सकते हैं। देखो ये जो तुम्हारा सवाल है ना, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है रिडक्स के अंदर, यही हो रहा होता है। जो रिडक्स खंड यूज करते हैं तो बेसिकली रिएक्टिव ही है, और जो हमारा पूरा स्टोर चल रहा है ना रिडक्स का जो स्टोर चलता है वो हम्म। वो वो रिएक्टिव ही है, जिस तरह के RxJS रिएक्टिव है। तो इसलिए अगर तुम RxJS लगाओगे किसी रिएक्ट के प्रोजेक्ट में तो तुम्हें फिर रिडक्स की इतनी जरूरत नहीं रह जाएगी। नहीं मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट में नहीं बोल रहा, मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग में बोल रहा हूँ। मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो ना वो रास्ते पे ऑलरेडी रिएक्ट और रिडक्स आज काम करके अच्छा दे चुके हैं हमें, सही सही समझ गया। तो तुम उसी को रिडू करना चाह रहे हो बेसिकली। नहीं मैं रीडू नहीं करना चाह रहा, मैं समझ का जो क्वेश्चन था ना वो क्लियर करना चाह रहा था। समझ का क्वेश्चन जो है वो ये था कि भाई हम स्टेट, उसमें तो स्टेट है कंपोनेंट के अंदर ना। अच्छा उसमें एक मसला ये है कि जो समझ ने बात की थी अभी मुझे ध्यान में आया, वो क्लास वाले कंपोनेंट की बात की थी या फंक्शन वाले कंपोनेंट की बात की थी? हमें भी फंक्शन यही वाले, सोच रहे थे। हम्म? फंक्शन वाले में की बात की हुई। फंक्शन वाले में तो कंपोनेंट में तो स्टेट यूज स्टेट के साथ यूज कर रहे हैं। यही तो पॉइंट है कि वो बेसिकली क्लास के अंदर जो लिमिटेशन थी ना, जो क्लास में प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उन्होंने क्लास दे तो दी थी मजबूरी की वजह से, लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये थी कि उसकी वजह से आप 100% फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे रिएक्ट में। सही। तो इसलिए वो सम फंक्शन लेकर आए कि आप अगर टोटली फंक्शन पे चलना है तो फिर आप हुक्स यूज करें। सही। समझ तुम्हें क्लियर हो गया? अगर नहीं हुआ तो तुम हाँ अपना मुझे समझ क्वेश्चन। हाँ हाँ नहीं मैं समझ गया। क्लास बेस्ड कंपोनेंट में जिस तरह से हम स्टेट मैनेज कर रहे होते हैं वो हम ओवरराइडिंग कर रहे होते हैं, मतलब इम्यूटेबिलिटी नहीं कर रहे होते वहाँ पे। हाँ वो बेसिकली ये समझ लेंगे पैराडाइम जो था ना बेसिकली इस तरह से रिएक्ट है जो ना ग्रेजुअली फंक्शनल में आए, लेकर वो ग्रेजुअली बिल्कुल। लेकर आए, तो वो हर वर्जन में या हर मेजर चीज़ों में फिर वो छोड़ते गए। तो आखिर में अभी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि आप मजबूर हों कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में काम करें। हम्म। तो लेकिन ये कि बिल्कुल। कोई और सवाल, कोई और फीडबैक? कोई बड़ी प्रोडक्ट आपने देखी है जो कि टोटली फंक्शनल चल रही हैं और उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही हो? मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ वो टोटली फंक्शनल ही है। वो उसमें ऐसा नहीं है कि वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट उसमें रिएक्ट किए हैं, लेकिन वो उन्होंने ऊपर से ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जैसे जैसे आप किसी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम करें फिर उसको साथ में जो है फंक्शनल में कन्वर्ट कर दें। उसमें वो इम्यूटेबिलिटी भी यूज़ की है। उसमें जो राउटर है वो भी न्यूक्लियर जेएस का राउटर है जो कि इम्यूटेबल राउटर है। वो पूरा स्टैक जो है ना वो फंक्शनल पे चल रहा है। और तो ये कोई आपको सेक्शन लग रहा है कि कैसे इसका आ कोई रहे हैं? कोई कौन आएगा आपके पास इसमें? मतलब प्रोस तो हैं लेकिन इसमें अंदर कोई आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा लग रहा है आपको? प्रॉब्लम तो अभी है ना इसमें। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको काम बहुत करना पड़ता है जिसके हम आदी नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, आप छोटा सा फंक्शन बनाते हैं तो वो कहते हैं यूनिट टेस्ट लिखें, तो समझाते हैं कि भाई आप आंखें डाल लें इसमें, एक नज़र डाल लें, आपको पता चल जाएगा ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। वो कहते हैं CI/CD में कोई आंख नहीं होती, वो खुद चेक कर रही होती सब कुछ। तो ये है, लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ है, मैंने खुद इस पे काम किया है। और ये इसमें प्रॉब्लम, इसमें जो अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि आप एक दफ़ा हाई ऑर्डर फंक्शन बना लेते हैं तो फिर आपकी जान छूट जाती है। आपने मैप बना दिया, जिसने भी मैप बनाया है तो उसका आखिर में कुछ ना कुछ तो उसका अजर मिलेगा।
ना यहाँ पे थक चुके थे डेवलपर, लूप लगा कर हर प्रोग्राम में हर फाइल के अंदर 2 लूप चल रहे होते थे। इमरान भाई इसमें प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस भी है, जैसे हम अपना भी मैप का जैसे इन्होंने बना के दिया, हम अपना भी डाटा टाइप्स की बेसिस पे हम बना सकते हैं। प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस का टॉपिक है ये, तो इसको भी अगर हम कवर करें ना तो एक अच्छा टॉपिक है ये भी। नहीं ये अच्छा टॉपिक तो है, लेकिन मसला ये कि भाई अगर पेशेंट को आप एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक भी दे देंगे तो वो तो वहीं हाँ मर तो जाएगा तड़प के, वो उसके बॉडी को सही समझ में नहीं आएगा ये क्या करना है भाई इन दोनों का मिला के। ठीक ठीक। ठीक है, तो याद रखो कि जावास्क्रिप्ट जो है वो है मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज, पाइथन भी यही है मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज। जो मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज होती है उसमें आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन से पैराडाइम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस जो है वो 25 साल से चल रही है जावा के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी जो है वो 25 साल से चल रहे हैं जावा के अंदर। तो वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाकायदा पूरे फ्रेमवर्क बने हुए हैं, जे क्वेरी और सारे फ्रेमवर्क जो बने हैं वो इसी बेस पे बने हुए हैं। तो फिर रिएक्ट क्यों पॉपुलर हुआ? जब सब बने हुए थे तो रिएक्ट इसलिए पॉपुलर हुआ भाई उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप किसी स्कूल के बच्चे को भी दे दोगे ना रिएक्ट की एप्लीकेशन जो सही तरीके से फंक्शनल वे में बनी हुई है, तो उससे कहें बेटा इसको ब्रेक करो, तो ब्रेक कर देगा, वो फौरन वहां से हर तरफ से आवाज आना शुरू हो जाएंगी, ब्रेक हो गया ब्रेक हो गया ब्रेक हो गया, प्रोडक्शन में नहीं जाएगी वो ऐप। बेसिक पॉइंट ये है। एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर में जिसने खुद 1 साल तक उस एप्लीकेशन में काम किया हो, अगर काम करते हुए उसको एक टाइप हो गया, कोई और मसला हो गया या थोड़ा सा नींद आ गई, तो क्या होगा, हो गया आप बग आ गया, और जब आप अप्लाई करेंगे, जब क्यूए टेस्ट करेगा फिर वो चीज़ पकड़ी जाएगी। तो बेसिक चीज़ ये है कि क्यूए इज रिडंडेंट। क्वालिटी एश्योरेंस अब हमें ज़रूरत नहीं है जीटीएस की क्वालिटी एश्योरेंस की। आप पेट पे लात मार रहे हैं हाँ भाई। अगर यूनिट टेस्ट लिखी हुई है, मैं अगर उनसे कह यूनिट रहा हूँ कि वो लाइन चेंज कर लें। सही बात है। अच्छा मेरा एक सवाल है प्योर फंक्शन से रिलेटेड। आपने जैसे बताया कि वो प्योर फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा सेम रिजल्टेंट ही दे रहे होते हैं, हमें सेम आउटपुट दे रहे होते हैं, तो वो रिगार्डलेस ऑफ इनपुट दे रहे होते हैं या इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं? नहीं, वो इनपुट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे हमने अभी देखे थे एक एग्जांपल जिसमें a प्लस बी हो रहा था, बता जब उसका हम इनपुट चेंज कर देंगे तो वो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। सेम इनपुट इनपुट के लिए सेम उनका आउटपुट होता है। ओके। तो रिएक्ट में इसमें यूज मेमो आई थिंक ये काम कर रहा होता है, या यूज कॉल बैक इस सिनेरियो पे चल रहे होते हैं। दोबारा बोलें। मैं बोल रहा हूँ कि यूज कॉल बैक या यूज मेमोराइजेशन जो हम कर रहे होते हैं वो इससे ये चीज अचीव हो सकती है, जैसे जो भी हमारे सेम पैरामीटर्स है उस पे सेम ही वही रिजल्ट दे रहे होते हैं, दोबारा वो फंक्शन मेमोराइजेशन जो है कैलकुलेट। ना, मेमोराइजेशन एक और टॉपिक है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो मेमोराइजेशन ये होता है कि जब हम सेम इनपुट पे और सेम आउटपुट ले रहे हैं और फंक्शन जो है वो प्रोसेस ज़्यादा करता है, तो हम उसको कैश क्यों ना कर लें, क्योंकि वो प्योर फंक्शन है। जब प्योर फंक्शन है तो वो उसको हम कैशिंग कर सकते हैं उसकी। तो ये चीज़ अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसमें ये चीज़ इंप्लीमेंटेड है, कैशिंग होती है उसके अंदर, वो मेमोराइजेशन उसमें हुई है। और ये उसी वक्त हो सकती है जब आप प्योर फंक्शन लिखेंगे, तो उससे परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम जब वो कैलकुलेशन होती है तो वो थोड़ा टाइम लगता है चंद सेकंड का, लेकिन जब सेकंड टाइम रेंडरिंग होती है तो वो बहुत जल्दी डेटा रेंडर हो जाता है उसके अंदर। आई थिंक और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कमेंट 5-10 मिनट है वैसे। ये जो प्योर फंक्शन के बारे में इमरान भाई बात कर रहे थे, ये वैसे ये प्रिंसिपल मेरे ख्याल से आइडेम्पोटेंसी कहलाता है, राइट? आइडेम्पोटेंट। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैथमेटिक्स जी, याद दिला दिया आपने। मैथमेटिक्स में ये होता है फर्स्ट ईयर की। आप लोग ने शायद कोई प्रोजेक्ट रिव्यू करे थे जिसमें रिएक्ट में क्लास बनी हुई थी और स्टैटिक क्लासेस बनी हुई थी, तो ये भी एक बिग नो है नाम नहीं वैसे। लेंगे, नाम नहीं लेना साथ, हाँ, लेकिन नाम ये नहीं कि लेना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये एक बिग नो है कि अगर आप अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट में आजकल हुक के साथ अगर क्लास या स्टैटिक क्लास, सिंगलटन ऐसी चीज़ों पे जा रहे हैं ना, तो फिर ये एक रेड फ्लैग होगा। डिजाइन पैटर्न अगर आप यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज है, क्योंकि वो रिएक्ट के अंदर अपने उसके डिजाइन पैटर्न्स हैं।
और ये इसलिए भी अहम चीज़ है समझना आप सबको कि हम सब जो ना एंगुलर से आए, एंगुलर के बैकग्राउंड से आए, तो बालों को ऐसा होता है कि वो जो एंगुलर जो है वो हमारे लाशों में रह जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो फिर हम काम कर रहे होते हैं तो फिर वो कोड में आ जाता है, हमें पता नहीं चलता है कोड में कहाँ से आया। और तो आई इसलिए थिंक फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अपने भी कुछ डिजाइन पैटर्न्स हैं ना, आई थिंक स्ट्रेटजी पैटर्न है, डेकोरेटर है, या इस टाइप के और कुछ पैटर्न हैं। हाँ, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में वो जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं ना, जिससे वो दूसरे तरीके से होते हैं या दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं उसके वो। तो मेरा एक सवाल है, थोड़ा अजीब सा है, पता नहीं ये ठीक है या नहीं। मेरा सवाल ये है कि पहले हमारे 1901 वाले ज़माने में हम लोग पहले फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते थे, और उसके बाद ऊप आई और ऊप का बूम आया, हम लोग हर चीज़ को फंक्शनल प्रोग्रामिंग से हम लोग ऊप की तरफ लेके गए। अब उसके बाद दोबारा अब हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, अच्छा सवाल है, लेकिन पहले ये समझ लो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो कभी मेन स्ट्रीम नहीं रही। अच्छा। ठीक है, अब तुम अपनी यूनिवर्सिटी को याद करो, तुमने यूनिवर्सिटी में फंक्शनल प्रोग्रामिंग की कितनी लैंग्वेजेस सीखी? ज्यादा नहीं, सिर्फ सी पढ़ी थी। तो सही है ना, तुमने सी पढ़ ली, काफ़ी है। तो भाई अब मसला ये है कि मेन स्ट्रीम फर्स्ट टाइम हुई है। ये सारे जो ये ना ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेजेस हैं, ये ऐसा नहीं है कि नई लैंग्वेजेस, लेकिन मेन स्ट्रीम ये फर्स्ट टाइम हुई है। उसकी रीज़न ये है कि मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि क्यों मेन स्ट्रीम नहीं हुई, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में एक करिकुलम बन गया, किसी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया भाई ये करिकुलम है, बाकी सबने कॉपी पेस्ट किया और वो उस पे लेके चले गए। उस वक्त जावा क्यों में चल रही थी, तो वो जावा जावा करते करते जो है सब उसमें लग गए, तो इसलिए रह गई। उसकी वजह ये भी सकती है, एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि पीसी के साथ जो लैंग्वेजेस खड़ी स्टार्ट हुई ना, तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई क्योंकि वो पीसी के साथ उनकी ग्रोथ हुई थी। और जो पीसी से पहले थी वो उनको नहीं मिल सकी ट्रैक्शन, क्योंकि वो पुरानी कंसिडर की गई। तो सी हो गया, सी प्लस प्लस है, जावा है, इन सब की जो आप वो देखेंगे ना अगर ट्रैक्शन या उठान, तो वो पीसी के उठान के साथ ही मैच कर रही होगी। पीसी किसको बोल रहे हैं आप इमरान भाई? पर्सनल कंप्यूटर। अच्छा अच्छा, सॉरी। OS 400 का नाम सुना है तुमने? OS 400? हाँ। नहीं। PRG का नाम सुना है? PRG कहाँ सुने? DB2? DB2 नहीं। तो ये किसी जमाने में ये स्टेक होता था IBM का, जिसमें बिजनेस एप्लीकेशन बनती थी। अच्छा। ठीक है, तो वो पीसी में इसलिए कह रहा हूँ कि उस जमाने में पीसी पे काम करना ना तौहीन समझा जाता था। हर प्रोग्रामर कहता था कि ये पीसी पे काम करता है, ये तौबा तौबा। सही। इमरान भाई, जैसे अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में फंक्शन प्रोग्रामिंग मेन स्ट्रीम हुई हुई है और काफी बूम है, तो इसी तरह क्या पाइथन में भी फंक्शनल पैराडाइम अब पॉपुलर हो गया है? मुझे पाइथन की मतलब इतनी अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने काफी अर्से पहले पाइथन पे काम किया था, लेकिन मैं जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है तो ऐसा नहीं है, नहीं हुआ, सर्वर साइड पे नहीं हो सका है। और उसकी रीज़न भी आपको बता दूं सर्वर साइड पे क्यों नहीं हो सका। सर्वर साइड पे ना होने की सबसे बड़ी रीज़न है ना, वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जी। तो वो एक मसला है जिसकी वजह से जो है सर्वर साइड जो है वो स्टैटिक है, यानी उसमें चेंजेस नहीं हो रही थी तेजी से। ये भी तो वजह हो सकती है कि शायद जो डेटा बेसिस होते हैं हमारे वो काफ़ी अच्छे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर मैप हो जाते हैं। जो मॉडलिंग है, डेटाबेस मॉडलिंग, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इजीली मैप होती है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रही इसके अंदर। RDBMS जो है ना वो रिलेशनल जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मैप नहीं होता, और जो मतलब डॉक्यूमेंट बेस हैं वो मैप होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये तो एक पैराडाइम डिफरेंस है, जो मसला सबसे बड़ा यही है जिसकी वजह से हम डेटा एक्सेस की लेयर लिखते हैं बैकएंड पर। जी जी, वो लेकिन यही काफ़ी काम करती मैच्योर है है कि ना वो ये, हाँ। थोड़ा सा मैच्योर हो गई है कि वो जो ORM वगैरह लेयर है वो मैच्योर हो गई है, तो इस वजह से कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करते लोग उस पर। असल में बात समझे कि हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं। हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें यूज़र जो है ना वो इनपुट दे रहा है, हमें नेटवर्क इनपुट दे रहा है, तो इसलिए हम रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है बैकएंड पे कि हमें जो RDBMS है ना वो पैसिव है, वो हमें इनपुट नहीं देता।
वो हमें कॉल बैक नहीं करता, हमें उसको कॉल बैक करना पड़ता है, हमें उसके पास जाना पड़ता है। जब हम उसके पास जा रहे हैं तो फिर हम रिएक्टिव होकर करेंगे क्या बैकएंड पर? सही सही। ठीक है, तो रिएक्टिव उस वक्त होता है जब कोई हमारे पास आ रहा हो, तो हम बैठ जाते हैं स्टेट लेकर, सब चीज़ें तैयार करके कि भाई कोई आएगा तो हम रिएक्ट कर देंगे उस पर। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा डेटाबेस है वो पुश और पुल दो मोड होते हैं। तो अभी वो डेटाबेस चल रहा है पुल पर, तो जिस वक्त डेटाबेस पुश पर आएगा तो फिर हमें बैकएंड भी जो है ना वो रिएक्टिव में ये फंक्शनल में लिखने में फ़ायदा होगा। ठीक है भाई, ख़त्म करें फिर सेशन। ख़त्म करते हैं फिर, और फीडबैक का लिंक दे दिया मैंने उसको, जल्दी से 3-4 क्लिक लगेंगे, वो फिल कर दिया और उसके बाद लीव कर दिया। ईमेल ठीक भी है। कर दो लिंक जो है ना। हाँ, मैं कैलेंडर इनवाइट में डाल के ईमेल दोबारा कर। हाँ ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।